हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो आज हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रहेगा आज का, राइट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बचा है हमारा एंड लास्ट में जो थोड़ी बहुत थ्योरी आपकी दी हुई है अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS इंड वगैरह, वो सब थोड़ा बहुत बचा है। वो वाला जो पोर्शन है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर में आपको एक पूरी समरी जरूर दे दूंगी जो आपको एग्जाम के लिए मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगा पढ़ना, राइट। आज हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन हमेशा की तरह ले लेते हैं अपनी लास्ट क्लास का। हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर आगे कोई भी लॉस एंटिसिपेटेड है तो उसके लिए आप आज से ही अकाउंटिंग कर लो। मैंने आपको स्टोरी बताई थी एंट एंड द ग्रास हॉपर वाली, राइट। उससे आपको इसको याद रख सकते हो। दूसरी बात क्या थी इसमें कि अगर कोई उसी जगह प्रॉफिट एंटिसिपेटेड हो, कोई इनकम एंटिसिपेटेड हो कि फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है, तो उसके लिए आपको अपने अकाउंट्स में कोई जगह नहीं देनी है, मतलब उसे आपको अकाउंट नहीं करना है, राइट। क्वांटिफाई नहीं करना है कि हमें ये फ्यूचर इनकम होने वाली है, एंटिसिपेटेड लॉस को करना है। फिर और हाँ, इसके लिए सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाने वाला सवाल है एग्जाम में वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर आपको इसका पूरा डिटेल देखना है तो आप पिछला वाला लेक्चर देख सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट बात करी थी फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, जो कहता है कि अगर आप कोई भी जो असेट लेकर आते हो तो उसको आपने जो प्राइस पे किया ना उस पर ही रिकॉर्ड करो और उसको हर साल सिस्टमेटिकली रिड्यूस करते रहो बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको उसको मार्केट वैल्यू पे हर साल रिकॉर्ड नहीं करते रहना है। ऐसा नहीं है कि हर साल आप उसका वैल्यूएशन कराओ मार्केट वैल्यू पे और फिर उसे आप उसमें रिकॉर्ड करो अपनी बुक्स में। आपको उसे एट द प्राइस पेड माइनस जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है आज तक उस पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था, जो कहता था हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इक्वल जो है वो असर पड़ता है डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पर, ठीक है। तो हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे, कैपिटल इंट्रोड्यूस, परचेज किया हो और गुड्स अगर, या सैलरी पेमेंट किया हो, रेंट पेमेंट किया हो, या फिर कोई भी आपने गुड्स सेल किए हो। हर एक ट्रांजैक्शन को देखोगे, दो इफेक्ट्स इसके होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे। और यही रीजन है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इट ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड्स ट्रू। क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन? दैट असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। मैंने इसको आपको ये जो एग्जांपल आपको इस साइड में दिख रहा है बैलेंस शीट वाला एग्जांपल, इससे भी आपको पूरा प्रूव करके भी दिखा दिया था इसको, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जो कहीं ना कहीं अक्रूवल कॉन्सेप्ट से निकल कर ही आता है। वो ये बोलता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन, जब आपको रेवेन्यू रिसीव करने का जो है वो हक मिल गया हो। और हक कब मिलता है? जब आप अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देते हो, अपना पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट को पूरा कर देते हो। इसका मतलब क्या? अगर आपने बोला था कि आप कोई जो गुड्स है वो किसी बंदे के फैक्ट्री वगैरह पर आप इस पर्टिकुलर डेट तक पहुंचा दोगे, तो अगर आपने पहुंचा दिया तो उस दिन पर आप एलिजिबल हो जाते हो कि अब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने आपको कैश में पेमेंट किया या नहीं किया, लेकिन तब आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। या ऐसा मान लो कि अगर आपने किसी को जैसे अपना जो अनयूज्ड ऑफिस का स्पेस होगा कोई, उसको आपने रेंट पर चढ़ा रखा था, ठीक। अब रेंट पर दिया उसने पूरा, जिसको भी आपने दिया, जो आपका किराएदार था, उसने पूरा 1 महीना आपका ये स्पेस यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अभी तक उसने आपको रेंट प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपने तो अपना सर्विस प्रोवाइड करा ना, आपका जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था वो आपने पूरा किया, उनको उतनी स्पेस 1 महीने के लिए दी, तो आप उस रेंट को अपने पास में एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, भले उन्होंने आपको अभी तक कैश पेमेंट नहीं किया, ठीक। ओके, एंड फाइनली हमने पढ़ा था वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जो ये कहता था कि अगर जो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो उसका आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन को वाउचर के बेसिस पर ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, राइट। कोई भी बिल होना चाहिए, कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या फिर कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, ये सब कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में, ठीक। हवाबाजी में बातें नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी बात बोली थी। और अब हम लोग आ जाते हैं आज मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में कुछ रेवेन्यू अर्न करी है,
राइट? तो उस रेवेन्यू को अर्न करने में आपके जितने भी एक्सपेंसेस लगे होंगे, उन सभी एक्सपेंसेस को भी आप उसी ईयर में रिकॉग्नाइज करो, अपनी बुक्स में लिखो जिस ईयर में आपने उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसके लिए एक्चुअली पेमेंट किया था या नहीं किया था। जो मैचिंग कंसेप्ट है ना, वो भी आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आता है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इसको जरा एक बार हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं, राइट? तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है। अब मुझे शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में भी बताया था और कई बार और भी एक्सप्लेन किया है कि जब मैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बोलती हूँ तो मेरा मतलब क्या है। ये पीरियड कौन सा है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का ये पीरियड है, ठीक है? अच्छा, अब मान लो कि इस पूरे साल में मैंने क्या किया, परचेज किए पेन्स, ठीक है? मैं पेन्स में डील करती हूँ और मैंने कुछ 100 पेन्स परचेज किए थे, ₹50 ईच के, ठीक? मैं ट्रेडिंग करती हूँ पेन्स की। फिर मैंने क्या किया, इसी साल में इनमें से इन 100 पेन्स में से 70 पेन्स जो है वो सेल कर दिया एट 100 ईच, राइट? और मेरे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एक्सपेंसेस लगे ₹5000 के पूरे साल में, ठीक? अब अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे प्रॉफिट्स कितने होंगे, तो आपको एक जनरल जो फॉर्मूला है वो प्रॉफिट का पता है कि रेवेन्यू में से जितना मुझे मिला माइनस जितना मेरी कॉस्ट लगी उतना काम करने में, वो मैंने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा, राइट? से इट्स सिंपली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। तो अब हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं जरा कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2025, बल्कि मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज ही कर देती हूँ, राइट? तो आपको पता रहेगा कि ये मेरा सोल्यूशन है। आंसर कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 25 तक का नेट प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले लेट्स राइट द रेवेन्यू, राइट? रेवेन्यू लिखते हैं। रेवेन्यू कितने मैंने भैया 70 पेन सेल किए हैं और कितने में सेल किए हैं इंटू ₹100। आई होप आपको इसमें तो कोई भी तकल्लुफ होगी नहीं, तो मैं यहाँ पर 7000 लिख सकती हूँ। 7000 पेन्स, राइट? सॉरी, ₹7000। अब मुझे इसमें से क्या करना है, एक्सपेंसेस को माइनस करना है, राइट? एक्सपेंसेस को माइनस करना है और एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, जो भी मेरी कॉस्ट लगी है इन पेन्स को बनाने में, राइट? यही तो मेरा एक्सपेंस माना जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस भी माने जाएंगे। अच्छा, तो अब मुझे ये तो पता है कि एक एक पेन जो था वो मैंने बनाया या फिर खरीदा कितने में था, पिछले सप्लायर से मैंने खरीदा एंड देन मैं आगे सेल करूँ, राइट? तो मैंने जब खरीदा था तो ₹50 का खरीदा था। अब सवाल ये उठता है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला तो अमाउंट यहाँ पे फिक्स है कि ₹50 लिखेंगे, बट यहाँ पर कितने पेन्स लिखोगे आप? क्या आप यहाँ पे 100 पेन्स लिखोगे? अगर मैं लिख दूं 100 पेन्स इंटू ₹50 और यहाँ पर टोटल ₹5000 लिख दूं, तो क्या ये फेयर होगा? कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ तो मैंने रेवेन्यू में, जरा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने रेवेन्यू में 70 पेन्स लिए हुए हैं, जबकि कॉस्ट में मैं अगर 100 पेन्स ले लूं तो क्या ये फेयर होगा? ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा, ये मैच ही नहीं कर रहा। यही मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप यहाँ पर 100 पेन्स नहीं लोगे भाई। जब आप रेवेन्यू ही 70 पेन्स की ले रहे हो तो किस खुशी में भला आप 100 पेन्स की पूरी पूरी कॉस्ट ले रहे हो? वो 30 पेन्स तो अभी बिके ही नहीं ना, तो फिर ये आप पूरा 100 पेन्स का कैसे ले सकते हो? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप 70 पेन्स ही काउंट करोगे इन योर कॉस्ट इस साल, इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब आप सोच रहे होगे अच्छा बाकी के 30 पेन भी तो खरीद के रखे हुए हैं ना, उनका क्या करेंगे हम? जब जिस भी ईयर में आप वो वाले पेन सेल करोगे, वो 30 पेन सेल करोगे ना, यानी कि जब आप रेवेन्यू में वो 30 पेन्स लिखोगे तभी आप कॉस्ट में भी वो 30 पेन्स इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज अभी तक अपने रेवेन्यू में जब 70 पेन्स का कॉस्ट, रेवेन्यू 70 पेन्स का लिख रखा है, सेल 70 पेन्स का लिख रखा है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट में आप 70 ही लिखोगे। ठीक है, क्लियर हुई होगी बात? तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर आ जाएगा 3500 रुपीज। समझ में आई होगी बात? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके लिए ना, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से लिखती हूँ, 100 पेन्स काट कर अगर मैं यहाँ पर 70 लिख दूँ ना, तो आपको बढ़िया बेहतर समझ में आएगा इस तरीके से, राइट? चलो, अब ये तो लिख दिया। इसके अलावा और क्या खर्चे हुए हैं? इलेक्ट्रिसिटी के भी एक्सपेंसेस हुए हैं ना, इस पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस भी तो हुए हैं।
ये जो एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन्ड है, ये पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के एक्सपेंसेस हैं, ये बात ध्यान रखना। और इसीलिए जब मैं इस ईयर का नेट प्रॉफिट निकाल रही हूँ ना, तो मैं इन पूरे एक्सपेंसेस को, पूरे के पूरे 5000 को यहाँ पर माइनस कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा। तो अब मेरा क्या आ गया यहाँ पर, तो एक्चुअली ये टोटल हो गया 8500 रुपीज, राइट। तो मेरा यहाँ पर आप मान सकते हो कि नेट लॉस आ गया कितने का, रुपीज 1500 का मेरा लॉस आ गया। ठीक है, हो सकता था प्रॉफिट भी आ जाता, अगर मेरा रेवेन्यू ज्यादा होता तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट आ जाता, बट अभी मेरा फिलहाल यहाँ पर नेट लॉस आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आप मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाकर यहाँ पे आपने आंसर निकाला है, जो क्या बोलता है। लेट्स सी नाउ, अब आप यहाँ की थ्योरी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू, जो 7000 रुपए की आपने रेवेन्यू अर्न करी थी ना, ये वाली 7000 रुपए की रेवेन्यू, तो क्या करना है उसका, it should be expenses incurred to earn the revenue of 7000 rupees should be recognized as expense in the year such revenue is recognized। तो जब आपने 7000 रुपए की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करी, तो जितना कॉस्ट उन पेन्स को बनाने में लगा ना, सिर्फ उतना ही आप उस ईयर में रिकॉग्नाइज करोगे। बाकी के 30 पेन्स की कॉस्ट आप तब रिकॉग्नाइज करना जब उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, जब उसे बेचो। आगे वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता अभी, इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। आई होप बिल्कुल क्लियर हुई होगी आपको ये बात। और इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी उसी काम के लिए यूज हुई है इस पूरे साल में। ठीक, अच्छा, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दे दूं अगर, तो ऐसा हो सकता है कि सपोज करो आपका कोई एम्प्लॉय था, आपने उससे पूरे के पूरे 12 मंथ्स की सर्विस ली। ठीक है, पूरे 12 मंथ्स की सर्विस ली, मार्च का महीना आ जाता है लास्ट में। ठीक है, दिस इज योर मार्च का मार्च जो है वो आपका लास्ट मंथ है, राइट। इसके बाद आप अपने अकाउंट्स क्लोज करते हो। ठीक है, 31 मार्च आया और उसने आपसे पैसे मांगे आपसे कि मुझे मेरी सैलरी चाहिए। आपने क्या बोला कि यार मेरे पास ये लास्ट मंथ की, यानी कि पूरे मार्च मंथ की तो सैलरी नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो है मंथ में पेमेंट कर दूंगा, यानी कि अप्रैल में। ठीक, तो बट ये तो जो है अप्रैल जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, आपने सर्विस तो ले ली ना, तो आप इसी फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेंस अपना रिकॉर्ड कर लोगे सैलरी का। ठीक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपने ये पैसे दिए हैं कि नहीं। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अगर आपको याद हो, तो हम इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते थे, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलकर हम इस मार्च मंथ की सैलरी इसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड कर लेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उससे सर्विस ली और कुछ रेवेन्यू जनरेट करी उसकी सर्विस लेकर। क्लियर हुई होगी बात। ठीक है, बस यही है। और इसको मैं डिलीट कर दूंगी, ये वाला जो मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया, ये बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। ठीक, चलो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था यही था कि इट इज नॉट रेलिवेंट कि पेमेंट कब हुआ है उस एक्सपेंस का, आप उसको सिंपली मान लेना अपना एक्सपेंस जिस ईयर में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया। इससे क्या होता है, इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ये इंतजार नहीं करता कि हाँ जब मे बी 2 साल बाद पेमेंट होगा तब मैं इसको रिकॉग्नाइज करूं, ऐसा नहीं सोचता। जब जब जो रेवेन्यू लिखी मैंने उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो भी लिख दो, और इस तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू का प्रेजेंटेशन किया जाता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू का प्रेजेंटेशन। ठीक, चलो, बस आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अबाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये अपने में थोड़ा सा डीप था, है ना, हमने थोड़ा सा डीप जाके पढ़ाई करी, और मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।